नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। मैं महेंद्र बंजारा आप सभी को गणित सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और आज अपन जो चैप्टर नंबर 3 अपना चल रहा है, अब ये चैप्टर नंबर 3 कौन सी क्लास 6 और वो भी अपन हिंदी मीडियम का लेके चल रहे हैं, संख्याओं के साथ खेलना। इसका ये पार्ट 2 है। आपको जो पार्ट 1 मैंने पहले ही आप लोगों के लिए बना दिया है और उसमें आपके प्रश्नावली 3.1 का संपूर्ण हल मैंने करवाया है, तो वो आपको जरूर पहले देखना है। उसके बाद इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखें, उसको भी देखना है और इसे भी पूरा कंप्लीटली देखना है और अपनी नोटबुक में अच्छे से अपने नोट्स बनाने हैं और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई को शुरू करना है। तो सबसे पहला टॉपिक आज अपन बहुत ही शानदार चीज पढ़ने वाले हैं और वो है अपने संख्याओं की जानकारी। संख्याओं की जानकारी का मीनिंग आप समझते हो। संख्याएं खूब प्रकार की होती है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में आपको समझाने वाला हूं। पूरी डेफिनेशन के साथ समझिए। अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे पहले वो देखते हैं अपन। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सबसे पहले इसकी बात करते हैं अपन। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, इसके नाम से अपन पता कर सकते हैं। अभाज्य, भाज्य का मीनिंग होता है भाज्य यानी भाग। भाज्य का संबंध किससे होता है, भाग से। किसी को विभाजित करना, विभाजित या भाज्य, वो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट जोड़ना पड़ेगा आपको इसके साथ। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब जिसमें भाग नहीं जाता। देखो वर्ड का मीनिंग समझा रहा हूं केवल। अभाज्य, जिसे विभाजित नहीं कर सकते, जिसे विभाजित नहीं कर सकते। तो डेफिनेशन क्या बनती है उसे अच्छे से समझिएगा। यदि किसी दी गई संख्या में स्वयं, देखो कोई भी संख्या जो आपके पास होगी, अगर उस संख्या में स्वयं व एक के अलावा अन्य संख्या का भाग, स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। बहुत अच्छी चीजें लिखी हुई है, नहीं जाता हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और आपके जो चैप्टर का नाम है वो भी तो संख्याओं के साथ खेलना ही है, तो ये आज ये संख्याओं की जानकारी आपको पूरी मिलेगी यहाँ से। स्वयं और एक के अलावा, उदाहरण समझिए, एग्जाम्पल ले रहा हूं, उन्हें अच्छे से ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल है कि जैसे मैं 2 लिख दूं, क्या लिख दूं, 2। जैसे मैं यहां पे लिख दूं 3, ऐसे कैसे यहां पे लिख रहा हूं 5, ऐसे कैसे लिख रहा हूं 7। परिभाषा से इसको जोड़िए। यदि किसी दी गई संख्या में स्वयं व एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता, तो देखो यहां पर 2 है ना, तो इस 2 में 2 का ही भाग जाता है, स्वयं का भाग जाता है और 1 का भी भाग जाता है। ये 2 से कट सकता है ना, 2 का भाग 2 में 1 बार जाता है। 1 का भाग हमेशा सबके लिए कॉमन होता है। कोई भी संख्या उठा लो, उसमें हमेशा ही 1 का भाग जाएगा। आपको बात ये हमेशा ध्यान रखनी है। तो ये वाला नियम जो मैंने लिखा है वो यहाँ पे लागू हो रहा है। ऐसे कैसे, 3 है तो 3 में 3 का भी भाग जाता है और 1 का भी भाग जाता है। नियम लागू होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि फालतू यहाँ पे उठा के कोई दूसरी चीज आप लिख दो। मन से एग्जाम्पल बनाने हैं, लेकिन बनाने कैसे, स्वयं और एक के अलावा और किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे 6 लिख दूं, तो आपके दिमाग में आएगा 6 के अंदर तो सर 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी जाता है। अब मेरे को कैसे पता चला कि भाग 2 का और 3 का जाता है, क्योंकि 6 है ना वो 2 के पहाड़े में भी आता है और 3 के पहाड़े में भी आता है।
यही तो कारण है, यहाँ पर ये 2 से भी विभाजित है, 3 से भी है और 1 से भी है। तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा वो चीज अब देखो। अभाज्य के अलावा एक और भी है ना परिभाषा, वो लिखनी है अभी अपन को, भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या इसके ऑपोजिट हो गई। यदि किसी दी गई संख्या में स्वयं व एक के अलावा अन्य संख्या का भी भाग पूर्णतया जाता हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब अगर कोई संख्या स्वयं से भी विभाजित है, 1 से भी है और कोई दूसरी संख्या से भी विभाजित है, तो उसे मैं क्या कहूंगा, भाज्य संख्या। स्वयं और 1 के साथ साथ अन्य संख्या से भी विभाजित है, इसलिए ये क्या है, भाज्य। केवल स्वयं और 1 से विभाज्य तो अभाज्य। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखें, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 9 हैं, इस प्रकार ये चलते रहेंगे। जैसे ये जो मैंने 6 लिखा था, 6 में देखो 2 का भाग जाता है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 आता है। 3 का भाग जाता है, 3 एकम 3, 3 दुआ 6। फिर 6 में 6 का भाग जाएगा। कोई भी संख्या होगी उसमें खुद का तो भाग जाएगा ना, और 1 का भाग जाता है। दिमाग में ये चीज फिक्स कर लेना, कोई भी संख्या है तो वो खुद से विभाजित होगी, यानी स्वयं से विभाजित होगी और 1 से विभाजित होगी। इसको उदाहरण से जोड़ के लिख लेना कि जैसे कोई बच्चा है जो बहुत होशियार है पढ़ाई में, उसके समान ही अंक लाने वाला एक और बच्चा है, वो भी बहुत होशियार है। तो एग्जाम में अगर उन दोनों को अगर टकराव हो तो समान प्रतिशत अंक आते हैं, तो अपन क्या कहते हैं, वाकई में ये दोनों बराबर होशियार है। इसका मतलब 6 है ना और दूसरा 6, तो वो दोनों एक दूसरे को आपस में काट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो ये रीजन है भाज्य और अभाज्य, कि भाज्य जिसमें स्वयं 1 और अन्य का भाग जाता है, अभाज्य जिसमें स्वयं और 1 का ही भाग जाता है। अब मैं आपके लिए 1 से लेके 100 तक एक टेबल सारणी बना रहा हूं और उसके माध्यम से आपको भाज्य और अभाज्य का पूरा कॉन्सेप्ट अपन क्लियर करते हैं। अब देखें, आपके सामने मैंने एक टेबल बनाई है और ये टेबल जो आपके भाज्य और अभाज्य के काफी डाउट क्लियर कर देगी। अब भाज्य और अभाज्य तो आपके क्लियर हो गया कि अभाज्य जिसमें स्वयं और 1 के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता, और भाज्य जिसमें स्वयं अन्य संख्याओं और 1 का भाग जाता है। तो यहाँ पर भाज्य और अभाज्य संख्या मैंने 1 से 100 तक लिखी है, 1 से 100 तक। अब यहाँ पर जिन जिन संख्याओं के ऊपर गोला किया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो गोले सर्कल बनाए हैं, वो गोले के अंदर वाली सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर से देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो जो अभाज्य संख्याएं हैं वो ऊपर लिख रहा हूँ अलग से, और फिर अपन इसे डेफिनेशन से कंपेयर करेंगे, साथ में ही कर लेते हैं। अभाज्य संख्या में सबसे पहले गोला है 2 के ऊपर, तो ये 2 यहाँ पे लिख लिया मैंने। अब देखो 2 अभाज्य क्यों है, क्योंकि 2 में 2 का ही भाग जाता है, 2 में 2 का ही भाग जाता है, और कोई संख्या जिससे 2 विभाजित नहीं है। तो ये 2 क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या है, स्वयं व 1 से कोई संख्या क्या होनी चाहिए, विभाजित। क्या होनी चाहिए, स्वयं और 1 से विभाजित। और भाज्य की डेफिनेशन क्या है, स्वयं 1 और अन्य संख्या से विभाजित, संख्या से विभाजित। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा।
और ये वो चीज़ें हैं जो कंपटीशन एग्जाम में सीधी पूछी जाती है। आगे जब आप अपनी नौकरी के लिए तैयारी करोगे, गवर्नमेंट सर्विस चाहिए ना, तो उसके लिए जब आप तैयारी करोगे तो वहाँ सीधा क्वेश्चन आ जाता है 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो अपन आज पढ़ रहे हैं वो आगे भी काम आएगा। तो जैसे दो में स्वयं एक तो सबके लिए कॉमन होता है, आप केवल खुद का भाग देख के चेक कर लें। 3 है, जैसे ऐसे कैसे 5 है, फिर 7 है, ये देख लो आप, ये खुद से ही विभाजित है, यानी स्वयं से ही विभाजित है। 11 है, उसके बाद 13 है, 13 के बाद कौन है, 17 है, 17 के बाद कौन है भाई, 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29, उसके बाद अगर देखें तो 29 के बाद 31 और 37, ये 40 वाली लाइन में 31 और 37 अपन सबका चेक कर लेंगे, साथ में चेक कर भी लेते हैं। देखो ये जो सारी संख्याएं हैं यहाँ तक तो आपको स्पष्ट दिख रहा है। आपको पहाड़े आने चाहिए, इसके लिए पहाड़े नहीं आवे तो भाजकता के नियम इंपॉर्टेंट बन जाते हैं यहाँ पर। और मैं आपके लिए नेक्स्ट जो वीडियो एक बनाने वाला हूँ भाजकता के नियम से रिलेटेड, इसी अध्याय से संबंधित होगा, वो भी आपको अवश्य देखना है। लेकिन अभी आपको ये सारी चीज़ें अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखनी है कि ये संख्याएं अभाज्य हैं। 37 हो गया, उसके बाद 41, 43, 47, 41, 43 और 47। उसके बाद देखो 50 वाली लाइन में 53 और 59, 53 और 59, और ऐसे कैसे 60 वाली 61 से लेके 61 है, ये 67 है, 61 और 67, 67। उसके बाद 71, 73 और 79, 71, 73 और 79। उसके बाद अगर देखा जाए तो 83 है और 89 है और 97 है, 83, 89 और 97। बहुत शानदार चीज ये इसलिए बन रही है क्योंकि आपके जो नेक्स्ट अपन प्रश्नावली करेंगे उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन खूब सारे हैं, वहाँ पे ये चीज़ काम आने वाली। तो यहाँ पर अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं बताइए। क्या बतानी है? 1 से 100 तक अभाज्य। तो ये पूरी अभाज्य संख्याएं आ गई। कितनी है? काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हुई? तो कुल अभाज्य संख्याएं कहाँ से कहाँ तक? 1 से 100 के मध्य। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप सीधा क्या आंसर लिखोगे? आप लिखोगे सर 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं 25 होती है। बात आराम से क्लियर हो गई। अब एक नोट जो मैं इधर लिख रहा हूं उसे अच्छे से लिखें, अपनी कॉपी में नोट डाउन करें कि जो 1 है ना, यहाँ पे ये 1, इस 1 के ऊपर मैं अलग बॉक्स बना रहा हूं। ये 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य। 1 है ना, ये ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है और ना ही ये अभाज्य है। बस ये दिमाग में फिक्स कर लेना। एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि 1 क्या है, भाज्य है, अभाज्य है या भाज्य और अभाज्य दोनों? नहीं। तो आप क्या कहोगे कि सर ना तो ये भाज्य है नहीं ये अभाज्य है। बात अच्छी है, इसे क्लियर अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे से लिख लें, दिमाग में भी फिक्स कर लें और अच्छे से ये चीज़ लिख लें अपनी नोटबुक में। ये 1 का काम हो गया। टोटल अभाज्य संख्या कितनी हुई? 24 हो गई। तो भाज्य कितनी हुई? 1 से 100 तक ये हुई है आपके कि सर अभाज्य संख्याएं 25। तो 1 से 100 तक, कहाँ से? 1 से 100 तक भाज्य कितनी है वो भी साथ में देखें। 1 से 100 तक भाज्य 25 क्या है? अभाज्य। तो 100 में से 25 संख्याएं चली गई, पीछे कितनी बची? 75 बच रही है। देखो 100 में से 25 ये वाली सारी संख्याएं माइनस कर दी तो पीछे कितनी? 75 बचेगी।
75 में से ये एक और माइनस होगा, क्योंकि एक ना तो अभाज्य है ना भाज्य है, तो 75 माइनस 1 यानी टोटल 74 संख्याएं क्या आ जाएगी आपके, 74 संख्याएं हैं जो वो आएगी भाज्य। तो भाज्य और अभाज्य का ये कॉन्सेप्ट जो बेसिक है वो आपको हमेशा याद रखना है और अपने माइंड में फिक्स कर लें। अब अपन और भी शानदार संख्याओं की जानकारी लेने वाले हैं। कंटिन्यू वीडियो को पूरा देखें और कंटिन्यू बने रहें। तो आपको अगर ये भाज्य अभाज्य की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसे एक बार नहीं 2 बार देख के पूरा डाउट क्लियर करें, और अगर कोई फिर भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर ये समस्या आ रही है, तो उसका मैं अलग से आपका हर समस्या का निदान किया जाएगा। तो अब देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं की जानकारी लेते हैं। देखो, अब अपन जानकारी लेंगे सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। सबसे पहले सम संख्या की बात करते हैं, क्या होती है सम संख्या का मीनिंग क्या होता है। आपको जो मैं परिभाषा दे रहा हूँ वो अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लें और हमेशा के लिए इसे फिक्स कर लें, क्योंकि ये सबसे शानदार परिभाषा, भाग देने वाली चीज़ें खत्म हो जाएगी, उसका झंझट नहीं रहेगा। यदि देखें क्या है परिभाषा सम संख्या की, यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक, अब कंफ्यूज मत होइएगा कि सर इकाई क्या है, दाई क्या है, इसके लिए अपन ने चैप्टर नंबर 1 में अच्छे से पूरे डिटेल से समझाया है। यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, यानी यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक केवल ये 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। वो संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। और ये है आपके लिए सबसे बेस्ट डेफिनेशन इसकी सम संख्या की। उदाहरण कोई भी ले लो, अब डरने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 32 लिख रहा हूँ, एक और लिख रहा हूँ 837, और लिख रहा हूँ 34,524, एक और लिख रहा हूँ 8,39,714। इनमें से सम और विषम बताइए। पहले अपन केवल सम की बात कर रहे हैं, तो सम कौन सी है, क्या ये सम है? बिल्कुल है, क्योंकि इकाई अंक कितना है 2, और 2, 0, 2, 4, 6 या 8 ही तो होना चाहिए। ये क्या है, इसका इकाई अंक 7 है, लेकिन अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये सम संख्या नहीं है। बात क्लियर हुई होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जो विद्यार्थी क्लास 6 में पढ़ रहे हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं और अधिक से अधिक मात्रा में सपोर्ट करें हमें। जैसे ये 34,724 बिल्कुल है, इकाई अंक कितना है 4, इसका इकाई अंक कितना है 4, इसका मतलब ये भी क्या है सम संख्या। सम संख्या का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके। अब देखो विषम संख्या किसे कहते हैं, और एक शानदार चीज आप लोगों के लिए, विषम संख्या किसे कहेंगे। जब विषम संख्या की बात आती है तो इसके ऑपोजिट बात करूंगा। ऑपोजिट क्या, 0, 2, 4, 6 और 8 इसमें फिक्स हो गया। तो 0 के बाद 1 भी तो आता है, 1 कहाँ गया। 2 के बाद 3 भी तो आता, वो 3 कहाँ गया। 3 के बाद 4 यहाँ आ गया, 5 कहाँ गया, उसको देखे कहाँ गए हैं, वो वापस अपन यहाँ लेके आते हैं। यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक, कौन सा अंक, इकाई अंक 1 यहाँ नहीं है, यहाँ लिख दीजिए, 3 वहाँ नहीं है, यहाँ पर है, 5, 7 और 9, वह 9 या 9 लिख दीजिए, या 9 हो तो वह संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है।
बिल्कुल क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल ले ले, ये जो मैंने क्रॉस किया है, अब आपके दिमाग में आ गया होगा सर वो यहाँ लिखने लायक नहीं है, ये यहाँ की संख्या है, क्योंकि इसका लिस्ट में क्या आ रहा है 7। बात क्लियर हो गई आप लोगों के। एग्जाम्पल 837 है, 53,843 है, उसके अलावा 8,39,713 आ जाए सपोज, ये 14 है, ये 13 भी तो आ सकती है। 7,64,35,811 आ जाए तो देखें, करते हैं सॉल्यूशन। इसका लास्ट इकाई अंक 7 है, इसका मतलब ये क्या है, विषम संख्या है। क्लियर हो गई बात, सम संख्या अपन ने समझ ली है। ये वाली चीज लास्ट में इकाई अंक 3 है, इसका मतलब ये भी क्या है, विषम संख्या है। इसका इकाई अंक 3 है, इसका मतलब ये भी क्या है, विषम संख्या है। इसका इकाई अंक क्या है, 1, विषम संख्या है। तो सम और विषम में कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सम चाहिए तो इसे याद कीजिए, विषम चाहिए तो इसे। कोई नींद में जगा के पूछे ना तो भी गलती इसमें नहीं करनी है, सम विषम में। अब अपन जानकारी लेंगे प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक, साथ में वो भी कॉन्सेप्ट अपन पढ़ लेते हैं ताकि अपने ये चीजें काम आ जाए। अब देखो, अब अपन देखेंगे साथ में ही प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक, उन संख्याओं को भी अपन समझ लेते हैं। देखिएगा, मैं तीनों संख्याओं के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं आपके साथ। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होती है? तो प्राकृत संख्या बहुत सिंपल सी चीज़ है, वह संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। कहाँ तक चलती है? अनंत तक। अनंत लिख दीजिए, ठीक है ना। अब देखो, साथ में अपन डिस्कस करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से शुरू होती है और कहाँ तक चलती है? अनंत तक चलती है। कहाँ तक? अनंत तक। प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है जो ये नंबर लाइन है, ये बीच में 0 है, +1, +2, +3, +4, +5, इधर प्लस और इधर चल रही है माइनस में। किस में चल रही है? माइनस में। ध्यान दीजिएगा, तो ये माइनस में अनंत तक और उधर प्लस में अनंत तक। ये चीज़ें रटनी नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण यहीं पे 0 लगा दें आगे तो वो पूर्ण बन जाती है। पूर्णांक प्लस में भी अनंत और माइनस में भी अनंत। कभी भी ये चीज़ें अब बोलनी नहीं है आपको। क्लियर है ना? अब मैं जो करवाने जा रहा हूँ वो आपके प्रश्नावली 3.2 का एक आध क्वेश्चन भी अपन इसी वीडियो में हल करते हैं और बाकी सारे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 3 में बात करूंगा। अभी एक क्वेश्चन अपन हल करते हैं। अब देखें, प्रश्नावली 3.2 का एक क्वेश्चन अपन हल कर लेते हैं। बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है। योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों विषम संख्याएं हो या फिर वे दोनों सम हो। कहने का मतलब, दो संख्याएं आपको उठानी हैं और वे दोनों संख्याएं, दो संख्याएं, उनका योग सम होता है या विषम होता है। यदि वो दोनों संख्याएं विषम हो जाए तो क्या योग होता है, और यदि वो दोनों संख्याएं सम हो जाए तो क्या योग होता है। हल देखिए इसका। सबसे पहले ए का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि दोनों ही विषम संख्याएं हो। दोनों जो संख्याएं मैं ले यहाँ पर विषम संख्याएं कौन सी? दोनों ही। मैं कुछ एक संख्याएं ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे सम और विषम का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया है इसी वीडियो में, आपको अच्छे से वो क्लियर हो जाना चाहिए कि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4 या 8 हो तो वो सम, और अगर 1, 3, 5, 7 और 9 हो तो वो विषम होता है। तो यहाँ पर विषम संख्याएं, जैसे ये 3 क्या है? विषम है। 5 क्या है? विषम है। इन दोनों का योग अभी देखो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। कोई और लेते हैं, जैसे 35 और
15। ये भी विषम है, ये भी विषम है, दोनों का योग कितना होगा? 30, 40, 50। कितना हो जाएगा योग? 50। तो आप कहोगे सर कि विषम संख्याएं अगर दो आपस में जुड़े तो हमेशा ही उत्तर क्या आता है? सम आता है। तो यहां लिख देंगे दो विषम संख्याओं का योग, दो विषम संख्याओं का योग, दो विषम संख्याओं का योग सदैव सम होता है। क्या होता है? सदैव सम होता है। अगर आपके दिमाग में कोई भी दो विषम संख्याएं आ रही है तो आप उन्हें अच्छे से जोड़िए, और मैं 100% बोल रहा हूं कि उनका योग हमेशा ही क्या होगा? सम होगा। क्या होगा? सम। अब और बी में क्या कह रहा है? अगर वे दोनों संख्याएं सम हो जाए, अगर वे दोनों संख्याएं क्या हो? सम। संख्याएं जो सम ले रहा हूं वो दोनों ही सम ले रहा हूं। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे देखें कि मैं 2 और 4 को जोड़ देता हूं, 2 भी सम है, 4 भी सम है। ऐसे कोई बड़ी संख्या लेते हैं, 12, 16, 356, 144। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप कहोगे वैसा ले लेंगे। यहां पर देखो 4 और 2 कितना होता है? 6। 16 और 12 कितना होता है? 28। 16 और 12 कितना होता है? 28। और 356 और 144 कितना होता है? 500। कितना होता है? 500। तो यहां पर ये मैंने लिखा है। क्या ये आने वाला परिणाम क्या आया है? सम आया है कि विषम आया है? तो मैं कहूंगा ये सम आया है। जोड़ा किनको था? सम संख्याओं को। परिणाम क्या आया? सम संख्या। तो नोट क्या लिखना है? नोट यहाँ पे, या फिर अपन डायरेक्ट अपन को तो आंसर चाहिए। दो सम संख्याओं का योग, दो सम संख्याओं का योग सदैव सम ही होता है। सदैव सम संख्या होता है। कोई भी उठा लीजिए, जो आपके मन में आवे वो संख्याएं ले लीजिए, लेकिन वो दोनों होनी कैसी चाहिए? सम। ऐसे नहीं कि सम और विषम को जोड़ दो। इधर अगर लेना चाहो तो वो कौन सी संख्या लोगे? विषम, दोनों ही। और इधर लेना चाहोगे तो दोनों ही सम। और प्रैक्टिकल खुद करके देखें। और आपको करना क्या है? अच्छे से अपनी नोटबुक में सारी चीज़ें लिखनी है और कंटिन्यू जिस प्रकार सपोर्ट कर रहे हो उसी प्रकार सपोर्ट करते रहें और हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे अपन वापस प्रश्नावली 3.2 का संपूर्ण सॉल्यूशन। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहें। धन्यवाद।